सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम अकेडमी। मैंने आपसे कहा था, ठीक है, कि हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लाइव आएगा यूट्यूब के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट टॉपिक है, सिलेबस है उसको, आईआईटी जैम के लिए, सीएसआरआई नेट के लिए और गेट के लिए। तो ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास है ना। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली पहले एग्ज़ाम के बारे में समझाऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, फिर जाके हम अपनी कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास आपकी ओरिएंटेशन क्लास रहने वाली है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा ताकि आप पैटर्न समझ पाएँ, रिक्वायरमेंट समझ पाएँ। डेली लाइव क्लास लेंगे 8 बजे से। ठीक है, डेली हमने टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम डेली जो लाइव आपके सेशंस लेंगे, लाइव क्लासेस का जो सेशन रहेगा वो किस टाइम पे रहेगा, 8 AM पे रहेगा, यानी कि मॉर्निंग के सेशन 8 AM पे हमारी कल से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं लिंक आपको ग्रुप्स में भेज दूंगा, नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, है ना। मेनली मैंने 3 एग्ज़ाम यहाँ पे टारगेट किए आपके साथ, आईआईटी जैम, सीएसआरआई नेट और गेट। बाकी जो एग्ज़ाम है वो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में है, मतलब अगर आप इन तीनों के लिए तैयारी करते हैं तो बाकी तो आप वैसे ही तैयार कर लेते हैं, जैसे जेस्ट, बार्क, वो अलग से उनकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उनके क्वेश्चंस लेवल को आपको देखने की ज़रूरत है, सिलेबस सेम रहता है। तो हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे और मार्क्स एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का आता है और किस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे लाइव मिल रही है। ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो पहला जो एग्ज़ाम आता है आपके मन में, आप सारे बच्चों का जो ड्रीम एग्ज़ाम है, जो बच्चा पीजी कर रहा है तो एक न एक बार वो जीवन में CSIR नेट या UGC नेट देता है। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि आपको एलिजिबल बनाता है JRF के लिए। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। तो अगर आप कोई बच्चा जो है PhD करता है, ठीक है, रिसर्च करता है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, PhD नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको JRF नहीं LS की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों की कट ऑफ ऊपर जाती है थोड़ा सा। देखो, अगर LS की कट ऑफ 90 रही है तो इसकी 100 रहती है, क्योंकि JRF की थोड़ा सा ऊपर जाती है। JRF की एज लिमिट है, आप 28 तक ही JRF दे सकते हैं, LS की कोई एज लिमिट नहीं है। पहले तो CSRI नेट का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको JRF फिल करना होता है, तो JRF और LS दोनों अपने आप फिल हो जाते हैं। पर अगर आप केवल LS कर रहे हैं तो इसका मतलब आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको LS ही मिलेगा। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे तभी आपको LS में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि लेक्चरशिप जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये तो पैटर्न है कि भाई इस तरीके से जो नेट है वो 2 एग्ज़ाम के लिए होता है, यानी कि एक JRF के लिए होता है, एक LS के लिए होता है। हर साल 2 बार होता है साल में, यानी कि एक बार होता है जून के महीने में और एक जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर के महीने में होता है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो जून वाला अटैम्प्ट है वो ज़्यादा बच्चे फिल करते हैं और दिसंबर वाला अटैम्प्ट जो है थोड़ा कम बच्चे फिल करते हैं। यहाँ पे मतलब एक भ्रांति है, मान लो ये जो एग्ज़ाम लेवल है थोड़ा सा इजी आप यहाँ पे मान सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं बता देता हूँ। जो बच्चे MSc कर रहे होते हैं तो उनका जून तक पेपर होके कंप्लीट हो जाता है, तो उनका रिजल्ट आ रहा है, तो वो वाले बच्चे भी आपके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं इस रिसेंट ईयर के। ठीक है, तो जून में इसलिए जो क्रंच है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ओके, ये बात समझ के CSRI नेट की अगर आप प्रिपरेशन करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम पैटर्न है, आप समझ पाओगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पहले बात क्लियर होगी कि नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपको देना आवश्यक है। फिर चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम में 3 पैटर्न होते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 पार्ट होते हैं नेट के एग्ज़ाम में। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 3 पार्ट ही आपको मिलेंगे। पार्ट ए जनरल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से भरा होता है, जहाँ पे आपको बच्चों टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स ही नहीं आती, फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वह जनरल आते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 20 में से आपको चॉइस मिलती है कि 15 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप छोड़ सकते हो। टोटल हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे वो कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का। पर आउट ऑफ ये कितना है, टोटल 40 नंबर में से आपको 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, जो फुल मार्क्स आपको अवार्ड होंगे। तो बच्चा अगर एक थोड़ा सा अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये 15 में से बच्चे 13 तक भी, 13 तक भी सही से कर लेते हैं। तो ये है हाउ टू स्कोर इट। लास्ट वाला सेक्शन बता रहा हूँ, हाउ टू क्वालिफाई। तो आप इस 15 में से 13 अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, सही, तो 26
या मान लीजिए चलो 20 से प्लस मान लेते हैं, 26 नहीं तो 24 मान लेते हैं, इतने मार्क्स आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, लाने की कोशिश करनी है। पार्ट बी सब्जेक्ट होता है पर कोर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपको बीएससी लेवल के, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ, है ना। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन। यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 3.5 मार्क्स का होता है। समझ पा रहे हैं? तो टोटल 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है 3.5 मार्क्स का है। आपको केवल कितने अटैम्प्ट करने हैं? 20 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 20 इंटू 3.5 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 70 नंबर का सेक्शन है। पर 70 नंबर आपको टोटल आउट ऑफ 5 का, फिर से आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने की पूरी रिलायबिलिटी है। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा अटैम्प्ट करे, बेसिक फिजिक्स है, तो वो मुझे लगता है कि 15 तक तो सही अटैम्प्ट कर सकता है। तो 15 इंटू 3 पॉइंट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 कैरी यहाँ से आ गया 45 और 52 मार्क्स के अराउंड आपके आ जाएंगे यहाँ से। तो 52 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर रहे हैं, 24 मार्क्स यहाँ से गेन कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा सही से इतना ही तमीज़ से पढ़ ले तो तब भी वो आराम से क्वालिफाई हो गया। इतने मार्क्स में इस बार यार नेट हो गया था, तो इतने में हो सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, 2-3 क्वेश्चन भी अगर तुम सही कर लेगे तो तुम्हारा 100% जीआरएफ यहाँ से क्लियर है। अब देखो सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत आते हैं पर कोर सब्जेक्ट आता है, टफ सब्जेक्ट आता है। 30 में से आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, तो यानी कि 100 नंबर का ये सेक्शन सी होता है। तो 100 नंबर में से अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मान लीजिए 30 ही नंबर लेके आए आप, चलो 20 नंबर लेके आए, फिर भी अगर आप जोड़ें तो ये मुझे लगता है कि भैया आपके जो नंबर है 24 + 20 + 50, अगर आप इसको ऐड करें तो आप पहुंच गए लगभग किसके आसपास, 96 के आसपास, जो कि जीआरएफ की क्वालिफाइंग रैंक है। तो टफ़ नहीं है, आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ चुके हो। एग्ज़ाम बिल्कुल टफ़ नहीं है, आप उसको हवा बनाएं, कुछ करें, कुछ भी टफ़ नहीं है इस एग्ज़ाम में। देख पा रहे हो कितनी कम कट ऑफ जाती है। 3200 में से अगर बच्चा 80 मार्क्स ले आता है तो वो क्वालिफाई माना जाता है, उसको नेट की डिग्री मिल जाती है, उसको जीआरएफ तक भी वो कभी कभी क्वालिफाई हो जाता है। तो मान के चलिए आपको 80 नंबर लाने हैं 200 में से। कैसे लाने हैं? सेक्शन ए पे आप 20 से ऊपर नंबर लाओ, सेक्शन बी में 40 से ऊपर नंबर लाओ, सेक्शन सी में अगर आप 30 नंबर भी ला रहे हो या 20 ही ला रहे हो, 4 भी क्वेश्चन अगर आप 20 में से 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर दे रहे हो तो हो गया हमारा जीआरएफ, हो गया हमारा नेट। इतना ईजी पेपर है, देख पा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेटेड हो। देखो एक एज है एग्ज़ाम की, हर एक एग्ज़ाम की। अभी जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमएससी के 1 और 2 साल तक आप में जोश रहेगा, आप में रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं भैया मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी। पर 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, आप जैसे ही अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, है ना, एमएससी करने के बाद आपने कुछ अलग कोर्स किया, जॉब स्टार्ट की, फिर आप ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, भले ही तुम्हें कितना ही पढ़ो तुम, उसके बाद कितनी नॉलेज लो, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं रहेगी, वो पावर नहीं रहेगी कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए फिर से पढूं। एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है हमें भी। एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, एग्ज़ाम जो है बहुत इजी लेवल का है। पर मेन पॉइंट ये है कि अपन जो है उस एनर्जी के साथ फिर एग्ज़ाम को नहीं देता, हमारा मन ही नहीं करेगा। अब आप कितने लोग तुम में से जो है अभी जो बीएससी में है या एमएससी में है, उनको पता है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, ठीक है, वो क्लियर कर लेंगे। बट कितने लोगों का मन करता है? नहीं करता, है ना। कितने लोगों का IIT JEE मेंस एग्ज़ाम देने का मन करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे, जैसे ही आपकी एज 25+ पहुंचेगी, तो फिर आपके अंदर की जो वो एनर्जी है नेट को क्वालिफाई करने की, वो आपका मन करेगा ही नहीं इस एग्ज़ाम को देने की। आपको लगेगा क्या एग्ज़ाम देना है, क्या हो जाएगा उससे। तो एक पर्टिकुलर एज लिमिट है जहाँ तक आपका इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मन करेगा। वो टाइम मैं बता दे रहा हूँ। जो बच्चे MSc फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो जुड़ जाएँ इसके लिए, है ना। आप MSc पास करने के बाद आप JAM का पेपर नहीं देते हो ना, क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं करता, आपको पता है कि IIT में जा सकते हैं पर मन नहीं करता है ना। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पे है। तो MSc करने के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और उसके 1 या 2 साल तक ही आप इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है क्वालिफाई तो ये दुनिया का आखिरी पेपर तो है नहीं, या इसकी
को क्वालिफाई करने के बाद आपको दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिल जा रही है। हो सकता है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका नेट क्वालिफाई है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। तो जॉब तो आपके टैलेंट से आपके हिसाब से मिलेगी, ठीक है, बट आपको एक एलिजिबिलिटी डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना ही देंगे। उसके लिए आपको फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना, जो भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, पर एलिजिबिलिटी नेट है। पर ये एग्ज़ाम आप इन्हीं 2 साल के अंदर, है ना, मतलब 3 साल का आप अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 3 साल तक मेहनत करनी है और 3 साल के अंदर अंदर नेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस एग्ज़ाम को लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा, फिर मैं किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि 10 साल तक आप इसी एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहो और 30-35 साल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। हाँ, अगर आप उस फील्ड में हो तो आप दे सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो बता रहा हूँ आपको सिनेरियो वो यही है कि आपको एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो सके एमएससी के साथ साथ ही क्वालिफाई करना है। आजकल बच्चे टैलेंटेड हैं तो एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही वो नेट को फोड़ दे रहे हैं और एक क्वालिफाई करके जेआरएफ वगैरह लेके रिसर्च करना चाह रहे हैं तो रिसर्च या असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी मेहनत में लग जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स आपको पूछी जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स पूछी जाएगी, समझ पा रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स पूछी जाएगी, क्लासिकल फिजिक्स पूछी जाएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक आपसे पूछी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आप जिसको कहते हो। यहाँ पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स पूछी जाएगी, यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, काइनेटिक थ्योरी पूछी जाएगी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी जाएगी, यहाँ पे आपको एटॉमिक फिजिक्स पूछी जाएगी, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पूछी जाएगी। तो ये तो पेपर है, और यहाँ पे एक और पूछी जाएगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेपर जो है वो फिजिक्स में CSIR नेट के अंदर आते हैं। क्या ये सारे पेपर पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं जी। आपको मैथ्स का जो सेक्शन है कम से कम 35 नंबर का मैथ्स मिलेगा, 35 नंबर की क्लासिकल मैकेनिक्स मिलेगी, 30 से 35 नंबर, मैं हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ, 35 नंबर की ये मिलेगी, 35 नंबर की ये मिलेगी। तो इनका आप वेटेज देखें तो 0 20 हो गया, 3 6 9 12 और 140 नंबर का आपको केवल ये 4 पेपर देखने को मिलेंगे CSIR नेट में। ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर, ये पेपर, ये सारे 5 पेपर मिला के कितने नंबर के आते हैं? 60 नंबर के। यहाँ से हो सकता है कि 10 से 15 नंबर का ही आ जाए, 15 नंबर का आ जाए, 10 15 10 15 ऐसे नंबर के यहाँ से आपको ये सारे सेक्शंस पूछे जाएंगे 10-15 नंबर के। तो पहले तो आपको ये 4 बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। मैथमेटिकल में कमांड बना लेनी है, क्लासिकल में कमांड बना लेनी है, ED, क्वांटम, ये आपको बहुत प्रेम से अपनी कमांड जो है इन पेपर में सेट कर लेनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेनी है, इजी सेक्शन है, क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल पढ़ के जाइए, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, एनालॉग पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी लगती है तो पढ़ सकते हैं। एटॉमिक में कपलिंग वगैरह पढ़ लेना, कपलिंग वगैरह पढ़ के क्वेश्चंस फंस जाता है वहीं से, ज़्यादा सेल मॉडल वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से न्यूक्लियस का क्वेश्चन भी पढ़ जाता है, पर ये ऑप्शनल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिक सॉलिड स्टेट पढ़िए जो अपने JEM के सिलेबस में होती है, यानी कि पहला चैप्टर जो होता है लेटिस तक का, उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल। अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 10-15 नंबर भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस में नहीं रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं मुझे तो सब पढ़ना है, फिर नॉलेज कैसे आएगा? आ जाएगा जब आप उस फील्ड में घुसोगे, पढ़ने के फील्ड में, पढ़ाने के फील्ड में, तो नॉलेज आप पढ़ते पढ़ते गेन कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी बात हो रही है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि सीखो, सब्जेक्ट को जानो। नहीं, सबसे पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, फिर जब आप पढ़ाने में जुट जाओगे, मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो आप सीखो फिर सब्जेक्ट को, फिर उसमें डेप्थ में जाओ, घुसो उसमें, रिसर्च करोगे तो फिर सब्जेक्ट के अंदर घुसो। या जब आप MSc कर रहे हो तो उस वक्त, जब आप कॉलेज की स्टडी कर रहे हो उस वक्त सीखो, सब्जेक्ट को पढ़ो। नेट के लिए कोई बच्चा स्पेशली नेट के लिए तैयारी कर रहा है तो तब सीखने की ज़रूरत नहीं है, तब जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ो, एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करो, एग्ज़ाम निकालो, बात ख़त्म। सिलेबस ऐसा नहीं कि मैं, है ना, मैं बहुत सारे मेहनत करूँ पूरी, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स को ही मतलब मास्टर बनने की कोशिश करूँ, उसमें क्लासिकल को सब्जेक्ट सीखने में रहूँ, नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो करो, उसको कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करो। 2-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न को जानने में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गलती मत करना। 5 ईयर, 5 साल, कम से कम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए लास्ट 5 साल के अंदर जो आए हैं नेट के अंदर।
आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, आपको एग्जाम का क्वेश्चन लेवल समझ में आएगा कि कैसा आ रहा है, बस वो पढ़ो। सब्जेक्ट सीख लेंगे, ज़िंदगी रहेगी, दुनिया रहेगी, हमें जॉब मिलेगी, जब हम पढ़ाने के फील्ड में जाएंगे सीख लेंगे सब्जेक्ट को, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं क्वांटम जब पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ाऊंगा, तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस वक्त सब्जेक्ट को सीखें। एमएससी पढ़ रहे हो तो सीखो। हाँ, अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो उस वक्त उसको सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। पर नेट, केवल नेट के लिए प्रिपेयर करो तो नेट को कवर करो, एग्ज़ाम पैटर्न को कवर करो, एग्ज़ाम के लेवल को, एग्ज़ाम के क्वेश्चन टर्म्स को समझो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। इस वक्त मतलब ये 6 महीने के गैप में आप कोई सब्जेक्ट सीखेंगे नहीं, इतने सब्जेक्ट नहीं सीखोगे, बस केवल पढ़ो और नोट्स बनाओ प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला याद करो, वो सब्जेक्ट सीख लेंगे। ठीक है, दुनिया रहेगी, हम भी यहीं रहेंगे, तुम भी यहीं रहोगे। तो ये बैचेज हैं हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स के, ये आपको बैच हेल्प करेगा नेट में, पक्की बात है, गेट में और आईआईटी जेम में। ये 3 जो पेपर हैं इनमें आपको ये एग्ज़ाम जो है आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ये 3 एग्ज़ामों में आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है। फिर बात करते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास जैम के भी हैं, तो जैम वाले बच्चों का जो सेक्शन है वही 3 सेक्शन आते हैं आपके पेपर। जैम के बारे में मैं बता दूं कि जैम जो है वो है क्या, ओरिएंटेशन सेशन में तीनों चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। जैम जो है, जैम एक पेपर है जिससे आप एमएससी कर सकते हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो आईआईटी से या अदर इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ से, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। सितंबर में इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो जैम से ये 2 चीज़ें कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो आईआईटी से या इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो। 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए पेपर के बारे में बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं और टोटल 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। सेक्शन ए में हमारे पास क्या होते हैं, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप ऐसे मान के चलिए 30 में से 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। तो मुझे लगता है ये आपके हो गए 40 और 50। टोटल सेक्शन ए 50 मार्क्स का होता है और सारा एमसीक्यू होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ। सेक्शन बी जो है एमएसक्यू होता है। यहाँ पे जो एमएसक्यू मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो ये 20 नंबर का होता है। ओके, कट ऑफ पहले ही बता दूं, कट ऑफ जाती है लगभग 25 के आसपास, 25 प्लस। पर 25 प्लस आने से आपको मिलेगा ये गारंटी नहीं है। आईआईटी मिलने के लिए आपके 45 प्लस होने चाहिए, एनआईटी के लिए आपको 35 प्लस मार्क्स के बीच में लाना है, यानी कि 30 से ऊपर तो लाने ही लाने हैं। जनरल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसका बताऊँगा मैं कैसे लाने हैं। सेक्शन बी होता है 20 नंबर का। सेक्शन सी में फिर से आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स ये हो गए। 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स ये हो गए भाई। तो टोटल ये सेक्शन बना हमारा 30 मार्क्स का। तो टोटल पेपर बन गया 50 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर है, जहाँ पे आपको आईआईटी मिलने के लिए कितने नंबर चाहिए, 45 मार्क्स चाहिए। अब कैसे आएंगे 45 मार्क्स, देखो सेक्शन ए में ये जो सेक्शन है सबसे इजी होता है जैम के अंदर, आप पेपर को देख के समझ जाएंगे। यहाँ से आप 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, मतलब 5 प्लस तो आराम से ला सकते हैं, मैं 7 मान के चल रहा हूँ कि आप 7 लाएंगे। सेक्शन बी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बट एमएसक्यू नहीं है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा नंबर आ जाए। तो यहाँ से अगर आप 15 से 20 नंबर ले आते हैं, 50% भी ले आते हैं, 20 नंबर लेके आ जाते हैं अच्छे से मेहनत करके। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और आपको तभी मार्क्स मिलते हैं जब आपने सब सही किया हो। तो यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को तवज्जो नहीं देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा करेंगे। बहुत अच्छा बच्चा है तो 15, 16, 17 ले आएगा, पर ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे 8 मार्क्स लेके चलता हूँ कि इतना तक आप ला सकते हो या 6 तक ला सकते हो, 2-3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। सेक्शन सी में ये वाला सेक्शन ईजी होता है, तो यहाँ पर फिर से 5 to 6 मार्क्स लाए जा सकते हैं। पर ये वाला सेक्शन टफ होता है, इसमें एग्जैक्ट आंसर लाना मुश्किल है, तो वही 5 to 6 मार्क्स मान के चलते हैं हम। तो 7 मार्क्स ये हो गए भाई सेक्शन ए में। 20 नंबर सेक्शन यहाँ पे हो गए 2 मार्क्स के एमसीक्यू में। 8 नंबर आपके एमएसक्यू में हो गए। 6 नंबर आपके 1 मार्क्स न्यूमेरिकल आंसर में हो गए। 6 नंबर यहाँ पे मान लेते हैं, तो जोड़ा जाए तो 6 2 12, 12 और 8 20, 20 20 40, 47। तो ये आपको आईआईटी मिलने का जुगाड़ हो गया। नहीं सर मैं तो पूरा सब्जेक्ट सीख के जाऊँगा, नहीं, इतनी मेहनत करना। जब आईआईटी में एमएससी करोगे तो तुम्हें खुद में खुद वहाँ पे सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, बिना सब्जेक्ट सीखे वहाँ पे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अभी एग्ज़ाम को क्रैक करो जो समझाया जा रहा है,
फिर से इसमें आपको हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे जो लेक्चर है वो बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इतना नंबर आपको। सिलेबस के बारे में बात करूँ तो इसमें सिलेबस में जो है वो हमारा बाकी तो सब है, केवल मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न के अंदर सब कवर हो जाता है। मॉडर्न के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स कवर हो जाती है, रिलेटिविटी कवर हो जाती है, एटॉमिक फिजिक्स कवर हो जाती है, न्यूक्लियर होती नहीं है। बाकी सेम सिलेबस है जो नेट में आता है, बट एग्ज़ाम पैटर्न इसका अलग है। इसमें हर एक से लगभग सेम आता है। जैसे गेट का है वैसे ही इसका भी है कि इसमें मैथमेटिकल के आपको 10 से 12 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। ईएमटी का आपको 10 से 12-15 नंबर का मिल जाएगा। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का 10 से 12 नंबर का मिल जाएगा। आपको मॉडर्न का 12 से 15 नंबर का मिल जाएगा। ओके, मॉडर्न के बाद थर्मो का आपको 10 से 12 नंबर का मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको 10 से 12 नंबर का मिल जाएगा। वेव एंड ऑप्टिक्स, इसमें वेव एंड ऑप्टिक्स होता है, यहाँ भी आप 12 नंबर के मान के, मतलब ऑन एन एवरेज सबका लेवल सेम होता है। तो आप इसमें से मैथमेटिकल होता है, ईएमटी होता है, क्लासिकल होता है, मॉडर्न होता है, थर्मो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और वेव एंड ऑक्सीलेशन होता है। इतने तो पेपर होते हैं। इसमें से आप टॉप के 5 पेपर जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको जिनमें आपको समझ अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको इजी लगते हैं, वो चूज कर लीजिए। तो 5 अगर आप चूज कर लेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 12-15 है ना, 12 से 15 भी आ जाता है कहीं पे, तो 12 नंबर मान के चलूँ तो 60 मार्क्स का आपका आराम से कवर हो जाएगा। बाकी आप हल्का हल्का भी पढ़ेंगे 2-3 पेपर को तो आप 70 to 80% पेपर कवर कर सकते हैं। यानी कि आउट ऑफ 100 आप 80 नंबर का कवर करके जा रहे हैं। इस 80 में से अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो 60 मार्क्स आप सोचिए कि मैं अटेम्प्ट कर ही लूँगा, सही कर ही लूँगा, तो आपका आईआईटी जाना तय है यहाँ पे। ऐसे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। मेन पॉइंट है स्ट्रैटर्जी बनाना, रैंडम नहीं पढ़ना है। जब तक आप रैंडमनेस के पीछे भागोगे, रैंडमनेस आपके एंट्रोपी को इंक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी आपको शांत रहना है, काम रहना है। माइंड जितना सही होगा, जिस बच्चे का दिमाग जितना शांत होगा एग्ज़ाम में पढ़ने के ड्यूरेशन में, वो उतनी जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। भले वो आईएएस का हो चाहे वो नेट का हो, सारा खेल है आप कितने काम हो, कितने कंपोज हो, कितने कूल हो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, है ना। कुछ बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, टीचर से लड़ने लगते हैं, ये करने लगते हैं। बेवकूफ़ हो आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो। कंपोज, काम, ठीक है, योगा करो, है ना, उसके साथ साथ मेडिटेशन करो। डेली हाफ आवर मेडिटेशन करो और खुद में खुद पढ़ने में मन लगेगा, खुद में खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। डेली आधा घंटा मेडिटेट करो, ये तुम्हारी की ऑफ सक्सेस है। ओके, फिर बात करते हैं अगले एग्ज़ाम की, और अगला एग्ज़ाम बहुत ही शानदार एग्ज़ाम है। क्या एग्ज़ाम है? गेट का, यानी कि जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो क्या सही सा एग्ज़ाम है, क्या मज़ा आता है इस एग्ज़ाम में। तो गेट क्या है? गेट से क्या क्या होता है सर? देखो, गेट से एक तो होती है पीएचडी, आईआईटी या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट पीएचडी के लिए इसको मान लेते हैं। एमटेक आपको मिल जाता है यहाँ से आईआईटी से करने का मौका, या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ से। और मिलती है जॉब, जॉब मिलती है जब आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर हो। टॉप 100 के अगर आपकी रैंक है तो आपको जॉब मिल जाएगी गेट के थ्रू। गेट का एग्जाम पैटर्न देखें तो गेट में 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं। सिलेबस सेम है, जो नेट का है वही सेम सिलेबस है, बट यहाँ पे अंतर यह है कि नेट में कहीं से ज़्यादा आता है कहीं से कम, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से बराबर आता है। तो आपको कितने क्वेश्चन है ये समझना है, और टोटल है 65 क्वेश्चन गेट के अंदर। 65 में से 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलते हैं, 55 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलते हैं। ये 10 क्वेश्चन क्या होते हैं समझिए। ये 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, सब कुछ होती है, ध्यान रखिए। ये 10 क्वेश्चन आप कैरी करते हैं 15 मार्क्स, और यहाँ से आप टोटल होते हैं कितने मार्क्स? 75, तो 85 सॉरी, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का गेट का पेपर होता है, जिसमें से कट ऑफ 30 to 35 के बीच में रहती है। तो अगर कोई बच्चा 30 to 35 ले आता है तो उसका गेट क्वालिफाई माना जाता है। तो अगर आपको अच्छा चाहिए तो 40+ आप स्कोर करो, आपको एमटेक या पीएचडी के लिए ऑफर आ जाएगा। जॉब चाहिए तो आपको 70+, 80+ आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको जॉब मिलेगी, तब आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर आएगी। सिलेबस क्या है? ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो सबको पता है। सिलेबस क्या है? सिलेबस मैथमेटिकल है, क्लासिकल है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मो है,
ठीक है, एटॉमिक है, सॉलिड है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये है, मतलब 9 के 9 पेपर है जो उसके अंदर थे नेट के अंदर, तो वो पढ़ने हैं। बट यहाँ पे सहूलियत ये है कि हर एक से लगभग सेम आता है। मान के चलिए कि 9 पेपर है तो हर एक से 12 से 10 से 12 नंबर का सबसे आता है। एक दो क्वेश्चन ऊपर ऊपर हो सकते हैं, पर 10 से 12 सबके। तो गेट क्वालिफाई अगर किसी बंदे को करना है तो उसको सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे, 1 से लेके लास्ट तक, 9 के 9 पेपर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गेट जो है और पेपर एग्जामों से टफ है। क्वालिफाई करना नहीं, जॉब लेना गेट के थ्रू, क्योंकि फिर आपको पूरी मेहनत करनी है 100 के 100। तो गेट के पीछे नहीं भागना है, पहले आपको नेट के पीछे भागना है। नेट क्वालिफाई हो गया फिर आप गेट देते रहिए, है ना। समझ रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो? तो नेट क्लियर करो, गेट अपने आप उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा आपका। पर जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक बहुत डिटेल एनालिसिस आपको बता दी है, मार्क्स एनालिसिस बता दी है, ओरिएंटेशन में जो जो चीज़ें आपको बतानी थी वो बता दी है, लाइव क्लास के बारे में बता दिया है। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप। बहुत मज़ा आएगा आपको क्लासेस के अंदर। सर आप क्या स्टार्ट करेंगे? देखो मैं स्टार्ट करूँगा रिलेटिविटी। क्यों स्टार्ट करूँगा रिलेटिविटी? क्योंकि ये कॉमन है सब में। ये आपको जैम में भी कॉमन मिलेगा, ये आपको नेट में भी कॉमन मिलेगा, ये आपको गेट में भी जो है ना, जेस्ट में भी, टिफर में भी, सब में मिलेगा। तो क्वेश्चन अलग अलग लेवल के आते हैं, टफ और इजी। तो हम 2 क्वेश्चन जैम के अटैम्प्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन नेट के अटैम्प्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन गेट के अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके 2-2 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहूँगा, जैम के, नेट के, गेट के। तो जो बच्चे जिस कैटेगरी के हैं तैयार कीजिए। नेट के लिए अलग से कुछ क्लासेस लगेंगी जहाँ पे आपका सिलेबस कवर होगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स। फिलहाल जो स्टार्टिंग है हमारे 1 महीने के टॉपिक हैं वो कॉमन टॉपिक रहेंगे जो तीनों जगह आते हैं, क्योंकि 80% सिलेबस नेट, गेट, जैम का सेम रहता है। 20% का जो डिफरेंस है नेट में वो आपको कवर कराया जाएगा क्लासेस के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।